जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर भी जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं हूं गौरव, सौर अकेडमी से। तो आज के इस वीडियो में हम जबलपुर संभाग के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसमें 8 जिले आते हैं। तो पहला है जबलपुर। तो जबलपुर का नाम पहले जवालीपुरम था। ऐसा पुराणों की मान्यता के अनुसार जबलपुर में पहले एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था जवालीपुरम। उन्हीं के नाम से जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा है। जबलपुर का एक नाम है संस्कार धानी। संस्कार धानी। तो जबलपुर का नाम संस्कार धानी जो है आचार्य विनोबा भावे ने दिया है। आचार्य विनोबा भावे ने दिया है। फिर दूसरा जिला है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर आता है। फिर सिवनी जिला। सिवनी जिला में रानी अवंतीबाई का शासन था। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई लोधी ने पार्टिसिपेट किया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा सिवनी में भी आता है। फिर अगला जिला है नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। फिर है कटनी। कटनी जबलपुर से 25 मई 1998 को अलग होकर के बना था। इसे चूना नगरी भी कहते हैं। फिर अगला जिला है बालाघाट। बालाघाट के मलाज खंड से तांबा निकाला जाता है और बालाघाट के भरवेली खान से मैग्नीज निकाला जाता है। तो मैग्नीज की भरवेली खान जो है एशिया की सबसे बड़ी खान है मैग्नीज की। फिर उसके बाद है मंडला जिला। मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद है डिंडौरी। तो डिंडौरी जिला में प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है। यहाँ पे मात्र 1 किलोमीटर में 94 व्यक्ति रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है यहाँ का एमपी में। और यहीं पे डिंडौरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये है जबलपुर का मैप। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। इधर पड़ता है दमोह, ये इधर कटनी। ये वो जिले हैं जो जबलपुर के बॉर्डर को टच करते हैं। थोड़ा सा ये उमरिया भी टच करता है जबलपुर की सीमा को। उमरिया के आगे इधर पास अनूपपुर जो कि इसकी सीमा को टच नहीं करता। ये डिंडौरी, ये मंडला। मंडला के नीचे बालाघाट। बालाघाट जबलपुर की सीमा को टच नहीं करता। फिर ये इधर नरसिंहपुर। फिर नरसिंहपुर के नीचे छिंदवाड़ा। फिर यहां पास पड़ता है सिवनी। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जबलपुर की सीमा को टच नहीं करते, फिर भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। दमोह जबलपुर की सीमा को टच तो करता है लेकिन जबलपुर संभाग का हिस्सा नहीं है। जबलपुर का जो पूरा क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है और नर्मदा नदी से गुजरती है। नर्मदा नदी है अनूपपुर से निकली डिंडौरी, मंडला, ये जबलपुर, नरसिंहपुर होते हुए भरूच के पास खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई आपको पता है 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर लंबी है जिसमें से 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है। तो ये नर्मदा यहाँ पास बरगी डैम, फिर गौरी घाट, तिलवाड़ा घाट। तिलवाड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं तिलवाड़ा घाट में विसर्जित की गई थी। फिर यहाँ पास है भेड़ा घाट। फिर जबलपुर से एक नदी का उद्गम होता है यहां कहीं से। इस नदी का नाम है केन नदी, केन रिवर। लंबाई है 427 किलोमीटर। तो ये केन नदी जबलपुर से निकलती है। ये पन्ना,
छतरपुर से होते हुए यमुना में मिलती है। तो ये देखिए आई गंगा, ये आई यमुना, तो यमुना और ये गंगा, तो यमुना गंगा मिलती है इलाहाबाद में। तो केन नदी पन्ना छतरपुर से होते हुए यूपी के बांदा जिले के पास यमुना में मिलती है। तो गंगा में मिलने से पहले यमुना की अंतिम सहायक नदी है केन नदी। गंगा में मिलने से पहले यमुना की अंतिम सहायक नदी है केन नदी, 427 किलोमीटर लंबी। अब जबलपुर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। 1100 ईस्वी में गोंड साम्राज्य के महाराजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया एक महल है मदन महल, जो कि आज भी यहाँ स्थित है। क्या नाम है? मदन महल, जो कि गोंड साम्राज्य के महाराजा राजा मदन सिंह ने बनवाया। जबलपुर का इतिहास रानी दुर्गावती के वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। रानी दुर्गावती का जन्म यूपी के वर्तमान के बांदा जिले के कालिंजर प्रांत में हुआ था। रानी दुर्गावती के पिता का नाम था कीर्ति सिंह चंदेल। कीर्ति सिंह चंदेल। तो रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 यूपी के वर्तमान में बांदा जिला कालिंजर प्रांत में हुआ था। ये पूरा जो जबलपुर क्षेत्र है, यहाँ का एक पूरा एक रियासत थी, गढ़मंडला बोलते थे। तो गढ़मंडला में जो शासन था उस टाइम पर 1500 ईस्वी में, वो था गोंड साम्राज्य के राजा संग्राम सिंह मडावी। संग्राम सिंह मडावी अच्छी बड़ी रियासत थी। संग्राम सिंह मडावी के लड़के का नाम है दलपत सिंह मडावी। दलपत सिंह मडावी। तो रानी दुर्गावती बचपन से ही धनुष तीर चलाने में कुशल थी, पढ़ने लिखने में कुशल थी और बहुत सुंदर थी। रानी दुर्गावती की सुंदरता और पार से प्रभावित होकर के संग्राम सिंह मडावी ने रानी दुर्गावती से अपने लड़के दलपत सिंह मडावी का विवाह करवा दिया। तो रानी दुर्गावती का विवाह किससे हो गया? दलपत सिंह मडावी, जो कि संग्राम सिंह के लड़के थे। रानी दुर्गावती दोनों की एक साल बाद एक संतान हुई, नाम है नारायण। शादी के 4 साल बाद दलपत सिंह मडावी की मौत हो गई। तब ये नारायण 3 साल का था। जब दलपत सिंह मडावी की मौत हुई तो नारायण, जो कि इन दोनों की संतान थी, मात्र 3 साल का था। उसके बाद रानी दुर्गावती ने गढ़मंडला, ये पूरे क्षेत्र में शासन करना, प्रशासन करना शुरू किया। क्योंकि एक स्त्री थी, इसलिए हर राजा महाराजा यहाँ शासन करने को, कब्जा करने को सोचते थे। मालवा क्षेत्र के एक शासक हैं बाज बहादुर खान। बाज बहादुर खान। बाज बहादुर खान ने देखा कि यहाँ पे शासन एक स्त्री कर रही है, तो बाज बहादुर खान ने यहाँ आक्रमण किया। तो इन्होंने बहुत बार इस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हर बार रानी दुर्गावती से ये पराजित हुए, बाज बहादुर खान। उसके बाद उस टाइम पर रानी दुर्गावती का जब शासन चल रहा था, अकबर भारत का सम्राट था। अब अपन आते हैं 1564 में। 1564 तक में पूरे भारत में अकबर का शासन था। तो अकबर की बुरी दृष्टि पड़ी रानी दुर्गावती पर। ये सुंदर बहुत थी, अकबर की बुरी दृष्टि पड़ी रानी दुर्गावती पर। अकबर रानी दुर्गावती को अपने हरम में डालना चाहता था। तो इसके लिए अकबर ने क्या किया? रानी दुर्गावती से, रानी दुर्गावती का सफेद हाथी था, एक नाम था सरमन। तो अकबर ने चिट्ठी लिख के भेजी रानी दुर्गावती की रियासत में कि अपना सफेद हाथी सरमन हमें दे दो। और तो रानी दुर्गावती ने मना कर दिया। रानी दुर्गावती ने मना कर दिया। तब अकबर क्रोधित हो गया और अकबर का एक रिश्तेदार था आसफ खान। अकबर का एक रिश्तेदार था आसफ खान, जो कि इलाहाबाद में उस टाइम पर शासन कर रहा था। तो अकबर ने आसफ खान को गढ़मंडला में रानी दुर्गावती के
उस हमले में मुगल के लगभग 3000 सैनिक मारे गए थे। रानी ने उस युद्ध को जीत लिया था, रानी दुर्गावती ने उस युद्ध को जीत लिया था। तो आफाक खान ने हार नहीं मानी, फिर से दोबारा अच्छी तैयारी करके दुगनी सेना के साथ फिर से इसने आकर के इसमें गढ़मंडला में रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया। तो इस बार के युद्ध में मुगल सैनिक तो मारे गए, लेकिन रानी दुर्गावती भी बुरी तरह से घायल हो गई। ठीक है, उसके बाद जब रानी दुर्गावती बुरी तरह से घायल हो गई तो अगली तारीख थी 24 जून 1564। आफाक खान ने फिर से तीसरी बार इस गढ़मंडला में रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया। तो रानी दुर्गावती ने अपने लड़के नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और फिर से आक्रमण के लिए आ गई, लड़ने के लिए आ गई। तो एक तीर रानी दुर्गावती के बाजू में आकर के लगता है, तो उन्होंने उस तीर को अपने हाथ से निकाल दिया। दूसरा तीर उनकी आंख में आकर के लगता है, तो तीर का टोक जो है तो आंख में ही घुसा रहता है। वो तीर निकालती है अपने हाथ से, तो जो टो रहता है तीर का आंख में धंसा रहता है। तीसरा तीर आंख उनके गले में लगता है, तो अधमरी हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से बोला कि मेरी गर्दन काट दो, तो आधार सिंह ने मना कर दिया। तब आखिरी एक ही रास्ता बचता, उन्होंने अपनी कटार निकाली और अपने सीने में घोंप ली। तो 24 जून 1564 को आफाक खान से लड़ते हुए उनकी क्या होगी, मौत हो गई। तो उनकी मौत जो है उन्होंने खुद को कटार मारी थी। वो जगह आज भी मौजूद है जहां पे ये युद्ध हुआ था। उस जगह का नाम है बरेला, जगह का नाम बरेला, जहां पे आफाक खान और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध हुआ था। तो उनकी समाधि, रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में ही बनी है। रानी दुर्गावती के बलिदान से पहले रानी दुर्गावती ने जबलपुर गढ़मंडला में 15 साल तक शासन किया था। रानी दुर्गावती के जो वजीर थे आधार सिंह नाम था, उन्हीं के नाम से आधार ताल जबलपुर में आज भी मौजूद है। खुद के नाम से उन्होंने एक तालाब बनवाया था जिसका नाम है रानी ताल, जो आज भी मौजूद है। तो ये था रानी दुर्गावती का इतिहास, जो अपने महान हौसले से अकबर के सामने भी घुटने नहीं टेके थे। जबलपुर संभाग की कुछ और प्रमुख बातें जो आपके पेपर में आ सकती हैं, जैसे देखिए भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय और ट्रेनिंग सेंटर जो है जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ही है। जबलपुर के रूपनाथ से अशोक के अभिलेख मिले। जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र से, जबलपुर का जो त्रिपुरी क्षेत्र है ये कलचुरी राजवंश की राजधानी भी रहा है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का जो वर्कशॉप है वो जबलपुर में ही स्थित है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप कहां स्थित है? जबलपुर में ही स्थित है। अब नरसिंहपुर, बरमान का मेला के लिए नरसिंहपुर प्रसिद्ध है। बरमान का मेला कहां लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। तुअर के दाल के उत्पादन में नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में अग्रणी है। तुअर मतलब अरहर की दाल के उत्पादन के लिए नरसिंहपुर जिला एमपी में अग्रणी है। फिर बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में भारियां और कोरकू जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। भारत का पहला मसाला पान छिंदवाड़ा में ही लगाया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यही छिंदवाड़ा में स्थित है और मोगली लैंड को पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मोगली लैंड को बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं बालाघाट की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन बालाघाट में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन बालाघाट में होता है। फॉरेस्ट कॉलेज भी बालाघाट में स्थित है। अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भूल गया आपको सबको बधाई देना। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई।